नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस जर्नी में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं एवरी सैटरडे हम लोग जातक कथाओं की सीरीज लेकर आ रहे हैं और इस कड़ी में आज 4th जातक कथा है चुल सेटी जातक। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत कुछ जानने को आपको मिलेगा इस जातक कथा से। जैसा कि आप जानते हैं कि जातक कथाओं को सुनाकर जातक कथाओं के ही माध्यम से बुद्धिज्म पूरे विश्व में परचम लहराने में सफल हुआ था। लोगों के मनों में उस समय टीवी सीरियल्स तो होते नहीं थे, तो ये जो कहानियाँ होती थी ये लोगों को हिम्मत देती थी, मोटिवेशन देती थी, उनको कुछ कर गुज़रने के लिए, उनको साहसी बनाने के लिए और तमाम तरह की चीज़ें जो उस समय ज़रूरी थी, वो चीज़ें की गई थी। इसमें कथाएँ जो हैं, वो काल्पनिकता के माध्यम से 3 हिस्सों में की गई हैं, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। एक आपको वर्तमान कथा बताई जाएगी, फिर उसकी एक अतीत कथा बताई जाएगी और ये बताने वाले भिक्षु लोग हैं। इसमें बुद्ध को शामिल किया जाता है, क्योंकि बुद्ध के बिना कोई भी कहानी अधूरी लगती है और बुद्ध एक ब्रांड थे, बुद्ध से लोगों का जुड़ाव था, तो आसानी से इस पर लोग बिलीव कर सकते थे। तो क्या है चुल सेठी जातक? क्या कहता है ये? तो इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये लीगल डिस्क्लेमर है, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। जो कोई भी बाहर से वक्ता आते हैं, जो डिबेट करने आते हैं, वो जो भी अपनी बातें रखेंगे, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट जातक कथा है ये, चुल सेठी जातक। दरअसल जैसा कि मैंने आपको बताया, जो इसके पहले की 3 जो जातक कथाएँ अब मैंने बताई है, वो श्रावस्ती में घटित हुई थी, श्रावस्ती से जुड़ी गई थी। और ये जो घटना है, ये राजगृह की है। यानी आज का जो बिहार है, वहाँ की ये घटना है और इस घटना से आपको ये जानने को मिलेगा कि भारत में जो बनिया वर्ग है, आज की डेट में, जो व्यवसायी वर्ग है, वो लोग तब भी बुद्धिज़्म का पालन करते थे, उनका इतिहास ही बुद्ध से जुड़ा हुआ है, प्रॉपर बुद्धिस्ट। आपको इसमें अंतरजातीय विवाह आपको देखने को मिलेगा, अमीरी-गरीबी का जो कॉम्बिनेशन है, वो आपको देखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को, जानने को आपको मिलेगा इस कहानी में। तो इसमें इसकी जो कथा शुरुआत जो होती है, वो कुछ इस तरह से होती है कि राजगृह में एक धनवान सेठ था। उसकी एक बेटी थी और वो जो लड़की थी, उसके घर में ही जो नौकर काम करता था, उससे उसका अफ़ेयर हो गया था और उससे प्यार करती थी। तो प्यार करती थी, तो वो सोचती थी कि मैं इससे शादी कर लूँगी। लेकिन जो सामाजिक हैसियत थी, आप देखें इस चीज़ को आज की डेट में ऑनर किलिंग आपने नाम सुना होगा। अगर कोई धनी है और उसको लगता है कि मेरी बेटी गरीब या किसी नीची जाति, जिसको वो नीचा समझता है बेसिकली, से कर रही है या इंटर कास्ट कर रही है, इंटर रिलीजन, तो इस तरह-तरह की चीज़ें आपको क्राइम देखने को मिलती हैं। पर ये क्या घटना सिर्फ़ आज की है? पहले था, लेकिन पहले ये चीज़ नहीं था कि नहीं हम करने ही नहीं देंगे। पहले कर लेते थे और उसके बाद से मारा, डाँटा, पीटना ये सब नहीं होता था। आज उन्होंने क्या किया है कि इसको धर्म का हिस्सा बना लिया है, इज़्ज़त का हिस्सा बना लिया है, इसलिए आज की डेट में भारत में रोटी-बेटी संबंध जल्दी आपको देखने को नहीं मिलते हैं। और जो लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं, तो उनको हमेशा जान की आफ़त आई रहती है। कुछ ही चीज़ें सफल हो पाती है, कई जगहों पे प्रोत्साहन नहीं मिलता। तो यहाँ पे आप देखें, ये कथा जो है वो तब का परिवेश बताती है कि जब सेठ की जो लड़की है वो नौकर से प्यार कर बैठती है। अब वो उससे कहती है कि मुझे हम दोनों को ना यहाँ से छोड़ के चले जाना चाहिए, कहीं सेटल हो जाना चाहिए। उसे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग यहीं पे रहें और ये सारी बातें अगर माता-पिता को पता चल गई, तो वो कहीं हमें मार डालेंगे, तो इससे बेहतर है कि यहाँ से हम लोग बाहर निकल जाएँ। अब वो मैं आप लोगों को एक्चुअल
बुक जो है वो शेयर कर देता हूँ। तो वो क्या करती है एक दिन, अब उसका जो नौकर रहता है जिससे वो प्यार कर बैठती है, उसे सारा सामान-वामान जो मूल्यवान चीज़ें रहती है, वो पैक करती है और उसके साथ एक दिन निकल लेती है। जब वो जाती हैं, तो चूँकि प्रेम प्रसंग में थे, शादी भी कर चुके थे, तो उनका जो है लड़की जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब जब प्रेग्नेंट हो जाती है, तो जब बात आती है बच्चे की, तो लड़की को लगता है कि यार ये बड़ा कष्ट का समय है। वो बोलती है अपने हस्बैंड से, पति से कि यार ऐसा है ना कि हम लोग चलते हैं, फिर से घर पे चलते हैं। क्योंकि पहला बच्चा का नियम था, पहला बच्चा भारत का जो इतिहास है वो लड़की का उसके लड़की का जो मायके होता है, यानी बच्चे का जो ननिहाल है वहाँ पे। तो उसको ये समझ में आता है कि यार घर पे ही चलना चाहिए, हमारे जाति संबंधी तो वहीं पे हैं। अब यहाँ पे जो शब्द है जाति संबंधी, जाति का मतलब बुद्धिज़्म में, पाली में जन्म होता है, समझ रहे ना? जाति संबंधी यानी हमारे जन्म के जो संबंधी हैं, यहाँ पे कास्टिज़्म की बात नहीं है, जन्म संबंध की बात है। तो वहाँ पे चलने की बात कहती है, लेकिन जो नौकर रहता है उसको लगता है कि हमारी हैसियत कम है। आप यहाँ पे देखें अमीरी-गरीबी की बात चल रही है, कास्ट सिस्टम नहीं है। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। वो सोचता है जिसके यहाँ मैंने नौकरी की है, आँखें नज़रें कैसे मिला पाऊँगा? मैं हमेशा जहाँ डाँट खाता था, वहाँ पे मैं कैसे इसको लेके जा पाऊँगा? तो वो ना-नुकुर करने लगता है। बोलता है कि कैसे लेके जाऊँगा मैं इसको? तो कहता है आज चलेंगे, कल चलेंगे। ऐसे ही करते-करते बहुत समय हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा समय बीतने लगता है, तो लड़की सोचती है कि ये ना मूर्ख है ये। इसको लगता है कि बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, जिसके कारण से ये डर रहा है वहाँ जाने से। जाएगा नहीं, मुझे ही जाना होगा। तो लड़की जो है क्या कहती है अपने अगल-बगल जिनमें काम करने गया होता है ये, अगल-बगल के जो पड़ोसी होते हैं उनसे बता देती है कि मैं घर जा रही हूँ, अगर आए पूछे तो आप लोग बता देना और वहाँ से चली जाती है। तो जब वो जा रही होती है, रास्ते में जा रही होती है, अब वहाँ पे क्या होता है कि चूँकि 9 मंथ ऑलमोस्ट हो चुका होता है, तो अब ये आता है, खोजता है कि मेरी वाइफ़ कहाँ है, बीवी कहाँ है, घर में मिलती नहीं है। चारों तरफ खोजता है, फिर पता चलता है कि बताते हैं अगल-बगल के कि वो बता के गई है कि वो तो अपने घर जा रही है, मायके में जा रही है। अब ये उसको खोजते हुए चल देता है। तो जैसे-जैसे पीछे-पीछे खोजते हुए जाता है तो पता चलता है कि वो तो रास्ते में ही उसको बेबी हो गया है। अब रास्ते में जब बेबी हो गया था तो बोलता है कि अब हम लोगों को घर जाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। चलो यहाँ से हम लोग वापस अब चलते हैं, अपने घर चलते हैं। अब मायके तुम्हारे या ससुराल वहाँ जाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो अब वो जो बच्चा हुआ था, रास्ते में हुआ था, पथ में हुआ था, तो उसका नाम हो जाता है पंथक। उसका नाम पंथक रखते हैं। और चूँकि इन लोगों का अपना स्टेबल घर नहीं था, तो ये आगे के भी कई साल जो है घूमते-फिरते बिताते हैं और एक तरह से खानाबदोश की ज़िंदगी है जहाँ काम करने को सॉरी, जहाँ पे काम करने को कुछ मिल जाता था, खाते-पीते थे, अपनी ज़िंदगी गुज़ारते थे। वैसे ही गुज़रते-गुज़रते एक दूसरा बच्चा भी हो जाता है और उसका नाम ये लोग रखते हैं चूलपंथक। क्योंकि ज़िंदगी खानाबदोश की थी, स्टेबल नहीं थे, तो दोनों बच्चों को वो मानते हैं कि ये रास्ते में ही हुए हैं, तो इसीलिए दोनों का नाम पंथक से जुड़ता है। एक का पंथक यानी महापंथक और दूसरा हो जाता है चूलपंथक। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो बड़े होने के कारण से देखते हैं कि अगल-बगल के जो बच्चे हैं, वो तो हमेशा दादा-दादी, नाना-नानी करते हैं। चाचा हमारा तो कोई दिख ही नहीं रहा है, घर का, परिवार का, रिश्तेदार का कोई नहीं है। हम क्या करें अब? तो जब इस तरह की बातें आती हैं, तो अब वो जो उसकी माँ होती है, वो फिर से निराश हो जाती है। कहती है कि ये अब क्या करें? बच्चे डिमांड करते हैं माता की, पिता की और वो एक अच्छे खासे फैमिली में रही थी। अच्छे खासे फैमिली में रहने के कारण उसको भी अपने माँ-बाप की याद आती है। तो
वो बोलती है अपने स्वामी से, अपने पति से, हस्बैंड से बोलती है कि बच्चे इतनी डिमांड कर रहे हैं, तो क्यों ना इनको हम लोग इनके नाना-नानी से भेंट करा दी जाए। तो अब पिता सोचता है कि मैं तो नहीं जा पाऊँगा, ऐसा करूँगा तुम लोगों को ले चल के वहाँ नज़दीक में छोड़ दूँगा, मैं तो अंदर नहीं जाऊँगा। तुम लोग अपना भेंट कर के आ जाना फिर। तो ये तैयार हो जाते हैं, तैयार होके जाते हैं। जब वो वहाँ पे पहुँचता है, तो जब उस शहर कस्बे के पास जब पहुँचता है, तो वहाँ पे उसकी जो बेटी है, वो किसी से संदेशा भिजवाती है। उसका पिता सेठ था वहाँ पे, धनी व्यक्ति था। उसके पास संदेशा भिजवाती है राजगृह पहुँच के कि आपकी बेटी आई हुई है, उसके साथ 2 बच्चे भी आए हुए हैं। और वहीं पे राजगृह में नगर द्वार एक शाला थी, धर्मशाला जिसको बोलते हैं, धम्मशाला। सम्राट अशोक अपने समय में बहुत सारी धर्मशालाएँ खुलवाए थे, कोई भी राजगृह आकर रह सकता है, वहीं पे वो ठहरे हुए थे। तो जब वो संदेश पहुँचता है उस सेठ के पास, और सेठ भी बुद्धिस्ट रहता है, क्योंकि उस समय का पूरा परिवेश ही सब बुद्धिस्ट ही थे। तो वो क्या कहता है कि चूँकि इन दोनों ने इस तरह से शादी की है कि हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा हमको सही नहीं लग रही है, तो वो पैसा भेजता है। कहता है कि बेटी, दामाद, तुम लोगों को जहाँ अपनी ज़िंदगी गुज़ारनी है, ये पैसे ले लो, आ जाओ अपनी ज़िंदगी जी लो तुम लोग। और जो दोनों बच्चे हैं, वो दोनों बच्चों को हमें दे दो, हम उसको पाल लेंगे, पोस लेंगे। तो उसकी जो बेटी होती है, वो सोचती है कि जो भी सोचती है अपने मन में कि हम तो पति के साथ ही भागे थे, बच्चे के साथ थोड़ी भागे थे। वो चली जाती है पति के साथ पैसे लेके, और दोनों बच्चों को छोड़ जाती है उसके नाना के पास, जो धनवान सेठ था, उसके पास। अब वो धनवान सेठ उन दोनों बच्चों को ले जाता है, अपने घर ले जाता है, और ले जाकर उन दोनों को पालता है, पोसता है। बच्चे धीरे-धीरे बड़े होने लगते हैं। सेठ की आदत थी कि जब भी कहीं पे कथा चलती थी, बुद्धिस्ट लोगों की, बौद्ध भिक्षुओं की, बुद्ध जब कुछ सुनाते थे, तो वो चला जाता था वहाँ पे सुनने के लिए। अब वो जाता है वहाँ पे सुनने के लिए। उसका बच्चा भी, जो बड़ा वाला बच्चा है, वो भी डेली जाता था। अच्छा, साउंड दोस्तों कैसी आ रही है? पहले एक बार तो आप लोग ये बता दीजिए, क्रिस्टल क्लियर आ रही है, नहीं आ रही है? साउंड में तो कोई गड़बड़ी नहीं है? साउंड अगर क्रिस्टल क्लियर आ रही हो तो एक बार आप हमें कन्फर्म कर दीजिए। अच्छा, ठीक है साउंड। तो अब वो जैसे-जैसे बच्चा जाता था, बुद्ध के प्रवचन सुनता था, उनके वचनों को सुनता था, तो उसके मन में ऐसा आया कि अब मैं भी साधु बनूँगा। वो बोलता है अपने नाना से कि नाना, मैं अब ना साधु बनूँगा, आप मुझे आज्ञा दे दो। मुझे श्रामणेर बनना है, मुझे प्रवज्ञा लेनी है। तो उसका नाना बोलता है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम बुद्ध की शरण में जाना चाहते हो, जाओ। वो जाता है लड़का, और जाकर वहाँ पे बुद्ध के पास ले जाता है उसका नाना, बोलता है कि ये बनना चाहता है। बुद्ध खुश होते हैं, कोई बात नहीं। वो एक स्थवीर को बुलाते हैं, उसे कहते हैं कि इसको ले जाकर त्वचपंचक, त्वचपंचक आप सॉरी, त्वचपंचक होता है केस, लोम, नख, दंत तथा त्वच। इसका इसके बारे में बताया जाता है। वो करके इसको प्रवजित करते हैं। वो लड़का जो है, बड़ा लड़का जो है, महापंथक, बहुत ही इंटेलेक्चुअल था। तुरंत ये सारी चीज़ें सीख लेता है, और एक नियम है कि उपसंपदा होने की कम से कम उम्र 20 साल होनी चाहिए। वो एग्ज़ैक्ट 20 साल में सारी चीज़ें सीख लेता है, और 20 अब जैसे ही उपसंपदा वो प्राप्त कर लेता है, उसके बाद से वो अरहत्व को प्राप्त हो जाता है। अरहत्व प्राप्त करने का मतलब ये है कि अब वो किसी और को भी अपने अंडर में, किसी भिक्षु को तैयार कर सकता है। जैसे जब आप पीएचडी कर लेते हैं, तो आप अपने अंडर किसी और को भी पीएचडी करा सकते हैं। वो चीज़ वहाँ पे इसके साथ हो जाती है। अब वो बड़ा लड़का जो है, वो ये सोचता है कि मैं तो बन गया हूँ, अब मुझे ना अपने छोटे भाई को भी सही करना है। उसको भी मुझे भिक्षु बनाना है। क्या वो बन पाएगा? अभी तो वो छोटा है। तो वो जाता है, अपने नाना से कहता है कि मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपने छोटे भाई को भी प्रवजित करूँ, और प्रवजित करके उसको भी सारे सीलों से
युक्त कर दूँ, दसों सीलों से युक्त कर दूँ। तो उसका नाना जो है उसको आज्ञा दे देते हैं, छोटा जो बच्चा होता है उसको भी इंटरेस्ट आता है कि अच्छा मैं भी बुद्ध की शरण में जाऊँगा, मैं भी भिक्षु बनूँगा। वो जाता है लेकिन चूँकि छोटा बच्चा रहता है, छोटा बच्चा होने के कारण से क्या होता है उसके साथ कि उसको जब ये सिखाता है, वो सीख नहीं पाता है। 4 महीने बीत जाते हैं, एक भी गाथा वो ठीक से नहीं सीख पाता। जब नहीं सीख पाता है, तो उसका भाई जो है वो परेशान हो जाता है। परेशान होकर कहता है, "तू कुछ नहीं सीख पा रहा है, 4 महीने बीत गए हैं। तू तो बिल्कुल ही बुद्धि है। मैं तो तुझे अपने विहार से निकाल रहा हूँ।" वो अपने विहार से उसको निकाल देता है। इसके पैरेलल में ही एक और घटना हो रही थी। बुद्ध के समय सबसे बड़े जो शमन थे, जीवक जो कि चिकित्सा करते थे। आप जानते हैं कि चिकित्सा विज्ञान जो है बुद्धिज़्म का है। भारत की एजुकेशन सिस्टम बताता नहीं है, जिस कारण से लोग नहीं जान पाते हैं। तो उसी समय ये सारी घटनाएँ इधर चल रही थी, पैरेलल में जो सबसे बड़े चिकित्सक थे बुद्ध के समय के जीवक, वो भी बुद्ध के पास पहुँचे हुए थे। बुद्ध के वचनों को सुनते हैं, सुनने के बाद से उठकर सबको प्रणाम करते हैं, बुद्ध को भी प्रणाम करते हैं। फिर जब उनको पता चलता है कि महापंथक जो है ये भी अरहत्व को प्राप्त कर चुके हैं, उनको भी नमस्ते करते हैं, बुलाते हैं और कहते हैं कि अभी बुद्ध के पास ये कितने यहाँ पे शिष्य लोग हैं? कहते हैं 500 500। तो कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए, इन पाँचों सौ को लेकर और बुद्ध को भी लेकर आप हमारे यहाँ आइए, खाना खाने के लिए आइए। कहते हैं कि ठीक है, मैं सबको लेकर आऊँगा, बस एक को छोड़कर, एक लड़के को छोड़ दूँगा, उसके अलावा बाकी सबको लेकर आऊँगा। तो बोलते हैं, "एक किसको?" कहते हैं, "एक वो मेरा भाई है, वो चूँकि मंदबुद्धि है, वो सीख नहीं पा रहा है, तो वो किसी भी तरह के भिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि योग्य होना ज़रूरी है। अगर हम किसी से भिक्षा ग्रहण भी करते हैं, उसके लिए योग्यता योग्य होना बहुत ज़रूरी है। तो उसको हम छोड़ देते हैं और बाकी सबको मैं लेकर आऊँगा।" अब ये सोचता है जीवक कि ये क्या बात चल रही है? उधर क्या होता है कि जो चूलपंथक जो छोटा वाला भाई है, वो क्या सोचता है कि अस्तवीर इतने सारे भिक्षुओं का निमंत्रण स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन मुझे बाहर कर रहे हैं। पक्का जो मेरे भाई हैं, वो मुझसे कुछ बिगड़े हुए हैं। तो अब मैं यहाँ पे रह के करूँगा क्या? जब भाई का ही प्रेम मुझे नहीं मिल पा रहा है। तो वो सोचते हैं कि अब मैं यहाँ से चल देता हूँ, अब मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा। तो जैसे ही सुबह होता है, भोर में वो मन बनाते हैं कि हमको यहाँ से निकलना है। उधर बुद्धा को भी जो बुद्ध थे, उनको भी इस बात को समझ में आती है कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, जो नया बच्चा आया था, उसके साथ कुछ तो गड़बड़ है। वो भी सुबह में टहल रहे हैं, देखते हैं भिक्षु को कि जा रहा है, छोटा बच्चा जा रहा है, उसको बुलाते हैं, कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो? कहता है कि हमारे भाई जो हैं, हमको निकाल दिए हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि कोई बात नहीं, निकाल दिया तो, आप मुझसे भी तो कह सकते थे, मैं आपको प्रवज्ञा दिलाता। तो अब क्या करना है? यहाँ पे आप देखें क्या होता क्या है? बुद्ध कहते हैं उससे, "कोई बात नहीं है, तुम रहो, यहीं पे रुको और जो जैसा मैं तुम्हें कहता हूँ वैसा करो।" तो वो क्या करते हैं कि वहीं पे गंधकुटी का जो दरवाज़ा था, वहीं पे उसको कहते हैं पूरब दिशा की तरफ, पूर्व दिशा की तरफ मुँह कर लो और ये कपड़े का टुकड़ा ले लो और तुम्हें कहना है, "रजो हरण, रजो हरण।" समझ रहे हैं ना? आपको याद होगा कि एक कहानी आप लोगों को बताई गई होगी कि किसी ने कह दिया वाल्मीकि से कि तुम कहो, "राम, राम की जगह मरा, मरा।" ये दरअसल यहाँ से कॉपी की गई है। ये आप जब पढ़ेंगे वाल्मीकि रामायण, वहाँ पे ये चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि वो चीज़ें कहाँ से कॉपी की गई है, वो यहाँ से आप देखिए। यहाँ पे इसे कहते हैं कि तुम रजो हरण करो, ये कपड़ा लो और इससे जो है तुम अपना सफाई करते रहना, परिमार्जन करते रहना यहीं बैठ के। बाकी सब लोग चले जाते हैं भोजन पे। जो जीवक हैं, मनुस्मृति में लिखा है कि जो कोई भी चिकित्सा करता है,
उसके घर का अन्न जो है पीप के समान है, उसका खाना नहीं खाना चाहिए, बाइकआउट किया गया है। अगर जातक कथा देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे चिकित्सक हैं जीवक और उनके यहाँ सब लोग खाने जा रहे हैं। यानी ब्रह्मनिज्म ने ठीक अपनी सारी चीज़ें उल्टी लिखी है। हर एक चीज़ जो बुद्ध या बुद्धिज़्म करते थे, उसके ठीक उल्टा उसने अपना धर्म बना लिया। अब यहाँ पे ये लोग जब जाते हैं और वो लड़का बार-बार रजू हरड़ करता था। जैसे-जैसे गर्मी बढ़ती गई, दिन बढ़ते जाता था, वो पोंछ लेता था अपने माथे से पसीना। पोंछते-पोंछते उसका जो साफ कपड़ा था वो मैला हो गया। जब मैला हो गया, तब उसे समझ में आया कि सारे संस्कार अनित्य हैं। अनित्य हैं। अनित्य का मतलब कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। बुद्धिज़्म का यही एक कांसेप्ट है। उसकी जो 3 विद्याएँ हैं, उन 3 विद्याओं में से एक विद्या ये है कि अनित्यता का ज्ञान, यानी कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। आपको कोई कितना भी लालच दे दे कि लालच में आके ये काम कर ले, वो काम कर ले, आप याद करके रखिए वो परमानेंट नहीं है। तो जो चीज़ परमानेंट नहीं है वहाँ लालच क्यों करना? क्षण-भर के लिए आपको लगेगा कि शायद ये अब मुझे परमानेंट सुख मिलने वाला है, लेकिन वो परमानेंट नहीं है, अनित्यता, ये चीज़ उसको समझ में आ गई। पहला ज्ञान बच्चे को मिल गया। अब वहाँ पे ये लोग खाने के लिए बैठे हुए हैं। अब वहाँ पे क्या होता है कि जीवक जो है उधर, देखिए दोनों जगह पैरेलल में चल रही है। बच्चा इधर उस चीज़ को रट रहा है, रजो हरण और पसीने को पोंछ रहा है। अब जैसे-जैसे वो पोंछता था वैसे-वैसे जो रज थे, रज का मतलब जो भी धूल है, मैल है, उससे कपड़ा गंदा होता जाता था। तो यहाँ पे इस चीज़ को इस तरह से बताया गया है, रागो रजो न च पन रेणु उच्यति। इसका मैं आपको हिंदी बता देता हूँ। राग को असल रज धूलि कहते हैं, ना कि रेणु को। आपने सुना होगा राग, द्वेष, मोह ये सबको हटाना है। इससे उसको ज्ञान होते जाता है कि रज राग का पर्यायवाची शब्द है। भिक्षु इस रज से मुक्त होकर रज रहित के शासन में विचरते हैं। द्वेष यानी क्रोध, ये आपका रज है। ये आपके शरीर की धूल है, मैल है, इसको आपको ये रज है, इसको हटा देना है। ये उसको समझ में आता है। फिर तीसरी बात आती है मोह, वो भी उसको समझ में आता है कि ये भी रज है। ये रेणु नहीं है, ये रज है। इससे भी हमको हटा देना है। तो जैसे-जैसे ये बातें उसको समझ में आते जाती है, उधर पैरेलल में उसको ज्ञान होते जाता है। अब उधर खाने के लिए बैठे हुए हैं हम लोग, खाने के लिए उधर आ रहा है, खाना आ रहा है और इधर बच्चे को तब तक ज्ञान की प्राप्ति होते जाती है। अब जो जीवक थे, कौमार भृत्य जीवक, वो जल लेकर आए बुद्ध के पास और उन्होंने दिया वो पात्र, उस जल को ढक दिया बुद्ध ने। कहा कि अभी एक भिक्षु जो है वो अभी बिहार में है, वो अभी नहीं आया है। जब तक वो नहीं आ जाता है तब तक कोई खाना नहीं खाएगा। अब इधर से जीवक जो है अपने आदमी को भेजते हैं बिहार में कि जाओ भैया देख के आओ कौन भिक्षु वहाँ पे रह गए हैं। बुद्ध तो कह रहे हैं कि अभी खाना ढक दो, पानी को उन्होंने ढक दिया, अभी खाना शुरू नहीं हो रहा है। अब वो जाता है बिहार में, वो लड़का उधर उसको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होता है। अब जब ये जाता है तो देख क्या रहा है वहाँ पे कि बिहार में तो कोई भिक्षु ही नहीं है। फिर उसको समझ में आता है कि चारों बगल भिक्षु ही भिक्षु हैं, सब एक ही जैसे हैं। आके कहता है कि वो आम्रवन में, राजगृह का जो आम्रवन है, वो तो पूरा भिक्षुओं से भरा पड़ा है, किसको लेके आना है? आप तो बोल रहे हैं एक। उसको भ्रम हो जाता है, बुद्ध कहते हैं जाओ, तुम आवाज़ देना, जहाँ से आवाज़ आए उसी का हाथ पकड़ के लेके चले आना। तो जाता है ये वापस, आवाज़ देता है और जैसे आवाज़ आती है उसका हाथ पकड़ के लेके चला आता है। तो जब लेकर आता है, तो ये देखिए उस आदमी ने वैसा ही किया, उसी समय हज़ार के हज़ार भिक्षु अंतर्धान हो गए। अस्तवीर आदमी के साथ आए, बुद्ध ने भोजन के बाद जीवक को बुलाकर कहा, जीवक चूल पंथक का पात्र ग्रहण कर, चूल पंथक तुझे अनुमोदन करेगा। जीवक ने वैसा ही किया। अब यहाँ से अस्तवीर ने सिंहनाद करते हुए तरुण सिंह की तरह तीनों पिटकों का सारांश निकालकर अनुमोदन किया। अब 3 पिटक, सम्राट अशोक तक 2 ही पिटक रचे गए थे। तीसरा पिटक रचा जाना शुरू हुआ था।
यहाँ तीनों पिटक की बात है, यानी ये कहानियाँ सम्राट अशोक के भी बाद में लिखी गई हैं। अब इसके बाद से जब ये सारी बातें चलती हैं तो सब लोगों को वहाँ पे होता है कि ये लड़का अचानक से इतना ज्ञानी कैसे हो गया? बुद्ध ने इसको बुला लिया। उस लड़के का ज्ञान देख के सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, कहते हैं कि आपस में बात कर रहे थे कि 4 महीने से तो कुछ भी नहीं सीख सका, 1 दिन में कैसे सीख लिया? क्या ऐसा बुद्ध ने कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया? तब बुद्ध जो है उनको अब एक कथा सुनाते हैं। उसको ये सारी बातें बताकर एक अतीत कथा सुनाते हैं। कहते हैं, अभी तक जो घटना भिक्खु जो है एक वर्तमान कथा में बता रहा था, क्या परिवेश हुआ। अब यहाँ से बताया जाएगा कि वास्तव में पहले हुआ क्या था। तो बोलते हैं काशी नगर वाराणसी जो जगह है, वहाँ पे ब्रह्मदत्त राजा था। अक्सर हाँ, जातक कथा में यही बात आएगी। वाराणसी या काशी नगर और दूसरा ब्रह्मदत्त राजा। तो वहाँ फिर से दिखाया जाएगा कि एक सेठ परिवार था। और मैंने आपको बताया अभी तक जितनी सुनाई है मैंने, वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो भी वर्ग है, जो वैश्य वर्ग है, वो प्रॉपर बुद्धिस्ट है। अभी तक मैंने आपको जितनी भी जातक कथाएँ सुनाई है, चौथी जातक कथा है। और आप लोगों को क्या बताया जाता है, ब्रह्मनिज़्म में आप देखेंगे तो वहाँ पे वैश्य, शूद्र और स्त्री को सबसे ज़्यादा डाउनग्रेड किया गया है, क्योंकि ये तीनों के तीनों ही प्रॉपर बुद्धिस्ट थे और जल्दी सुन नहीं रहे थे। यही दिक्कत थी ब्रह्मनिज़्म की कि इन तीनों को पाप योनि कहता है वो। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब ये बातें चलती हैं, तो इसके बाद से ये बताता है कि वहाँ पे चूल सेठी नाम का एक प्रसिद्ध सेठ था। एक बार वो अपने जा रहा था, जैसे ही अपने ऑफ़िस क्या अपने दुकान पे जा रहा था, तो उसने रास्ते में एक मरा हुआ चूहा देखा। जैसे वो मरा हुआ चूहा देखता है, तो वहाँ पे देखता है कि कहता है कि इस चूहे को कोई ले जाके अपना घर का परिवार का पालन कर ले, जीविका इसका इस्तेमाल कर ले। वहीं पे एक गरीब घर का लड़का जो है, श्रेष्ठी, वो बात सुन रहा था। जैसे उसने ये बात सुना, क्या किया, चूहा को उठाया और लेके चला गया और उसने एक दुकान पे गया जहाँ पे बिल्ली का भोजन बिकता था, वहाँ पे उसको बेच दिया। लो भैया ये चूहा बिल्ली को खिला देना। जैसे उसने दिया तो उसको करसापड़ का 8वाँ हिस्सा, उसको उस समय का जो भी काकड़ी जो था, वो मिल गया। वो काकड़ी लिया, गुड़ खरीद लिया। जब लिया गुड़ खरीद लिया तो रास्ते में जा रहा था, देखा कि माली लोग आ रहे हैं, तो माली लोगों को उसने क्या किया कि पानी और गुड़ वो दे दिया। तो माली लोगों ने सोचा ये तो बड़ा अच्छा काम किया है, तो चलो हम लोग भी इसको कुछ दे देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक मुट्ठी फूल उसको दे दिया। फिर वो फूल को बेच दिया और बेचकर फिर कुछ पैसे मिल गए। उन पैसों को दोबारा वो जाता है, फिर गुड़ खरीदता है, फिर पानी वो लेता है घड़ा लेकर और सोचता है कि अब माली जहाँ रहते हैं पुष्प उद्यान, वहीं पे पहुँच जाते हैं। फिर मालियों ने वहाँ पे जाकर उस सबको पिलाता है, पानी पिलाता है, खिलाता है। माली सब बहुत खुश हो जाते हैं। खुश होकर सीधे-सीधे उसको पुष्प वृक्ष दे देते हैं। अब उससे क्या होता है कि उससे उसको बेचता है और 8 करसापड़ प्राप्त कर लेता है। इसी तरह से एक दिन आँधी आती है, आँधी आने पर बहुत सारी लकड़ी जो है गिर जाती है राज्य उद्यान में, सूखी घास, पत्ते सब गिर जाते हैं। अब वहाँ का माली को समझ में नहीं आता कि क्या करे, क्या करे? ये देखता है, कहता है ये सारा चीज़ हमको दे दो। ले लेता है, पता लगाता है कि कहाँ पे खाना-वाना किसको ज़रूरत है, पता चलता है कि एक व्यक्ति है उसको खाना बनाना था। राजकीय कुम्हार बर्तन था, वो ढूँढ रहा था। राजा के घर में खाना पकाना था उसको। ये डील कर लेता है उससे, उसको सारा चीज़ बेच देता है, लकड़ी, पत्ता वगैरह, फिर पैसा वहाँ से कमा लेता है। इसी तरह से उसको लेकर आगे चलते जाता है, बढ़ते जाता है और उसके पास जो है बहुत सारे पैसे अब धीरे-धीरे बढ़ते चले जाते हैं। फिर क्या करता है कि वो अ, चाटी तथा दूसरे 5 बर्तन जो है वहाँ से ले लेता है, जहाँ पे लकड़ी पत्ते जहाँ बेचा था वहाँ से। उसमें क्या करता है, फिर पानी वगैरह भर के 500 जो घरियाड़ थे उन लोगों को पानी पिलाता है, फिर वहाँ पे उसको फ़ायदा होता है। ऐसे ही करते-करते उसको पता चलता है कि एक जगह पे व्यापारी आने वाले हैं। अच्छा, व्यापारियों से भी पहले वो कई जगह पर जाता है, जैसे वो जाता है जहाँ घोड़ा रखे जाते हैं वहाँ पे जाता है। उन लोगों को 500 घोड़े लेकर आने वाले थे। तो जैसे उसने सुनता है कि उन सबको भी ज़रूरत पड़ेगी घास की, खाने की, फिर वहाँ पे वो चीज़ें बेचता है, मतलब बिज़नेस को अपने आगे बढ़ाते चला जाता है, बढ़ाते चला जाता है।
एक बार क्या होता है जब उसे पता चलता है कि बहुत सारे व्यापारी आने वाले हैं, तब वो क्या करता है कि जाता है नाव ही पूरा ले लेता है। जब व्यापारियों को जाना होता है, उनको नाव नहीं मिलता है, तो व्यापारी उससे डील करते हैं। फिर वो डील करता है कि अपने माल का इतना हिस्सा दो, ये दो, वो दो। वहाँ से बहुत सारा पैसा कमा लेता है, कमाकर फाइनली वो फिर से पहुँचता है, जिस व्यक्ति ने उसे ये कहा था कि मरा हुआ चूहा जो है, इसी से लेकर घर परिवार का अपना काम करो। अब वहाँ पे जाके जब उसको बताता है, तो इसकी बात सुनकर सेठ को बहुत आश्चर्य होता है। वो क्या करता है कि अपनी बेटी की विवाह कर देता है उस लड़के से कि ये तो बड़ा होशियार लड़का है। और फिर इसके बाद से क्या करता है कि अपनी संपत्ति वगैरह भी उसको दे देता है। अब ये कहानी जो है बुद्ध उसको सुनाते हैं, बोलते हैं कि पिछले जन्म में ये जो लड़का था, पिछले जन्म कहने का मतलब उस लड़के का कंपेयर करते हैं इस कहानी में कि उस किरदार से, कि वो जो बहुत चतुर चालाक लड़का था, जो कभी बिल्कुल गरीब था, कुछ नहीं था, लेकिन उसको किसी ने एक डायरेक्शन दे दिया और उस डायरेक्शन का उसने सीरियसली लिया और देखिए कितना आगे निकल गया। बस यही बात जो है, ये छोटा बच्चा था, जिसको इसका भाई भी निकाल रहा था, लोग समझ रहे थे कि मंदबुद्धि है, कुछ सीख नहीं पाएगा, बस इसको सही जगह, सही डायरेक्शन देने की ज़रूरत थी और देखिए ये सबसे आगे निकल गया। तो ये पूरा चुल सेठी जातक जो है, इसमें यही इसका वो दिखाया गया है, पॉइंट दिखाया गया है कि कोई भी व्यक्ति मंदबुद्धि नहीं होता है। अगर आप उसको नहीं समझा पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास वो टैलेंट नहीं है कि आप उसको बता सकें। उसको किसी फर्दर गुरु की ज़रूरत है, जो उसको उसकी भाषा में समझा सके और तब वो बच्चा आगे बढ़ेगा। कोई कमज़ोर बच्चा नहीं होता है। तो मेरे ख़्याल से आप सभी को इस कथा का ये सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा। ये चुल सेठी जातक बेसिकली यही बात कर रही है और उसमें बोलते हैं कि इसमें का जो चुल अवेंतवासिक यही चुल पंथक था, जो बच्चा था, और जो महासेठी था वो मैं स्वयं था, चुल महासेठी, जिसने इसको डायरेक्शन उस समय भी दिया था, आज भी मैं यहाँ पे इसको डायरेक्शन दे रहा हूँ। तो मेरे ख़्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये इतना भर ही है इसमें। तो चलिए अब मैं आप लोगों को इस सेशन में कुछ सुपर चैट्स आए हैं, वो देख लेते हैं। राम सुंदर राम जी का सुपर स्टिकर है, शुक्रिया आपका। और सदाशिव शिंदे जी लिखते हैं, सर जी अभी तबीयत कैसी है? नहीं तो स्ट्रीम कैंसल करें। अ, देखिए, तबीयत चलती रहनी है, स्ट्रीम्स भी चलाते ही रहना है। कोरा शॉर्ट्स जी का यहाँ सुपर स्टिकर है। नेचुरल वर्ल्ड लिखते हैं, आदरणीय सर जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका स्वास्थ्य अभी कैसा है? आपके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखें। आपको सुने हुए कुछ दिन हुए हैं, ऐसा लग रहा था कुछ खाली है। अच्छा जी, बहुत लोगों की डिमांड थी, बहुत लोग कह रहे थे कहाँ है, कहाँ है? तो मैंने सोचा कि कुछ स्ट्रीम्स होनी चाहिए, लगातार ज़्यादा गैप तो नहीं होना चाहिए। सूरज मौर्य जी का यहाँ सुपर स्टिकर है और वीरेंद्र कुमार लिख रहे हैं, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। जी, शुक्रिया आप सभी का। तो ठीक है दोस्तों, आज हम लोग इसको फिर यहीं पे क्लोज़ करते हैं, फिर आगे हम लोग मिलेंगे और कल संडे का स्ट्रीम्स हम लोग देखते हैं फिर रैशनल वर्ल्ड पे। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप लोग अपना ख़्याल रखें, अपनों का ख़्याल रखें। शुक्रिया आप सभी का।